स्टूडेंट कल हमने टीथ के बारे में जो है वो मैंने आपको डिटेल में बताया था और टीथ के हवाले से मैंने आपको बताया था, टीथ की स्ट्रक्चर बता दी थी और ह्यूमन के टीथ का डेंटल फार्मूला जो है वो डिस्कस कर लिया था और उसके साथ थीकोडोंट क्यों कहते हैं और इसके अलावा जो है वो इसके अंदर ह्यूमन के लिए डाइफोडोंट का लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हैं और हेट्रोडोंट क्यों कहते हैं। ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी। टीथ की हमने टाइप भी जो है वो डिस्कस कर ली थी। आज का जो हमारा टॉपिक है आपकी बुक में पेज नंबर 293 पर जो है टॉपिक वो है, आज जो डेंट से दांतों से रिलेटेड एक चीज डिस्कस करेंगे और वो है प्लाक। आज हम प्लाक की बात करेंगे एंड डेंटल डिजीजेस। प्लाक और डेंटल डिजीजेस को जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्लाक को डिस्कस करने से पहले यहाँ एक दफा फिर मैं एक टूथ का जो है वो आपके दांत की एक जर्नल सी स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, कल जिसके बारे में मैंने डिटेल में बताया था आपको। ये हमारा दांत है, ये क्या है, ये है गम, ये हमारे गम है। और ये दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, ये डेंटिन है, डेंटाइन है। और उसके साथ जो है वो इसके अंदर एक ऐसे कैविटी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पल्प। और डेंटाइन के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं एनामल। एनामल असल में मैंने आपको बताया था कि हमारा दांत का जो असल जो आपको नजर आता है हिस्सा वो कौन सा होता है, वो एनामल होता है। तो अब सबसे पहले तो देखते हैं ये प्लाक क्या होता है। प्लाक कहते हैं किसको है? प्लाक इज अ मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया। प्लाक इज अ मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया एंड salivary मटेरियल। देखो, जब आप ब्रश नहीं करते तो क्या होता है कि आपके दांतों के ऊपर जो है वो एक बैक्टीरिया और आपका जो सलाइवरी मटेरियल होता है, इसकी एक ऐसी पीली सी जो है एक लेयर आपके दांतों के ऊपर जम जाती है। अक्सर जब ब्रश नहीं करते हो, दांतों की सफाई नहीं करते हो, तो एनामल के ऊपर क्या होता है, सलाइवरी मटेरियल और बैक्टीरिया जो होते हैं इनकी एक लेयर आपके दांतों के ऊपर ऐसे जम जाती है। और इस लेयर को हम क्या कहते हैं, इस लेयर को हम कहते हैं प्लाक। और बहुत सारी डिजीजेज ऐसी होती हैं जिनका सबब क्या बनता है, जिनका सबब प्लाक ही बनता है। तो अब आपकी बुक में जो डेंटल डिजीजेज दी हुई हैं, अगर उनके मैं यहाँ पर नाम लिखूं डेंटल डिजीजेज के, कौन कौन सी डेंटल डिजीजेज आपकी बुक में यहाँ पर नाम दिए हुए हैं। तो जो डेंटल डिजीजेज आपकी बुक में डिस्कस की गई हैं उसमें एक तो है पेरीडोंटल डिजीज। एक डिजीज वो है जिसको कह रहे हैं पेरीडोंटल डिजीज। और इसके अलावा जो दूसरी डिजीज दी हुई है वो है डेंटल, एक दी हुई है डेंटल कैरीज। और तीसरी जो डिजीज है जो दांतों की, उसको कह रहा है कैलकुलस। तो नॉर्मली ये 3 किस्म के डिसऑर्डर्स हैं हमारे दांतों में, ये 3 किस्म के ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकते हैं। सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं पेरीडोंटल डिजीज को डिस्कस कर लेते हैं। ये पेरीडोंटल डिजीज जो है वो क्या होता है। अब आप देखें, मैंने बताया था कि आपकी दांतों के नीचे जो जबड़े हैं, जबड़ों के यहाँ पर, इस जगह पर, इन जबड़ों के साथ आपके दांत की जो रूट है, ये हमारे दांत की जो रूट है ना, ये जितना भी ऊपर वाला एरिया होता है ना दांत का, यहाँ से लेकर ऊपर नजर आ रहा होता है एरिया, ये सारा, इस सारे एरिया को तो क्राउन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? क्राउन। और ये दांत की रूट है नीचे। और दांत की जो रूट होती है, इसको गम्स के साथ अटैच करने के लिए यहाँ पर कुछ लेगामेंट होते हैं, ऐसे की लेयर होती है, ऐसे लेगामेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं पेरीडोंटल लेयर। इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पेरीडोंटल लेयर। अब कह रहा है कि
इफ द प्लाक बेसिकली क्या होता है, जो मैंने आपको येलो कलर का ऊपर बनाया है, ये एक मिक्सचर है बैक्टीरिया और सलाइवरी मटेरियल का। इफ इट इज अलाउड टू अक्यूमुलेट, अगर इसको अक्यूमुलेट होने दिया जाए, अगर ब्रश ना करो और ये आपके एनामल पर जमा होता रहे, द बैक्टीरिया काज इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, यानी इसके अंदर जो बैक्टीरिया है, यानी इसके अंदर अगर कुछ बैक्टीरिया हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया आपके गम्स में चले जाएंगे और आपके गम्स में ये जबड़ों में इन्फ्लेमेशन काज कर देंगे, मसूड़ों की जिसको कहते हैं सूजन हो जाती है। इफ द कंडीशन कंटिन्यू, द इन्फ्लेमेशन में स्प्रेड may spread to the root of the tooth and peridental destroy the peridental layer। कहता है कि ये जो बैक्टीरिया हैं, अगर ये इन्फेक्शन कंटिन्यू रहे, ये तो आपके गम में जाएंगे, गम से जाने के बाद क्या करेंगे ये बैक्टीरिया, आपकी जो पेरीडेंटल लेयर है, जिसने आपके दांत को आपके जबड़े के साथ अटैच किया हुआ है, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया आपकी पेरीडेंटल लेयर को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये देखें, जब पेरीडेंटल लेयर का काम क्या था, ये सीमेंट का काम कर रही थी, आपके दांत को जो है वो आपके गम्स के साथ अटैच कर रही थी, लेकिन अब ये यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो गई है। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो अब जाहिर सी बात है आपका दांत जो होगा, इसके बाद क्या होगा, स्प्रेड, तो इवेंचुअली द टूथ बिकेम लूज एंड फॉल। अब दांत जाहिर सी बात है हमारा लूज हो जाएगा ना, टाइटली आपके जबड़ों के साथ दांत अटैच है, लेकिन उसका जो कनेक्शन था वही खत्म हो गया। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, टूथ जो है वो हमारा दांत लूज होगा और फॉल होगा, और मे हाउ टू बी एक्सट्रैक्टेड, और हो सकता है दांत बिल्कुल बाहर निकल जाए। तो दिस डिजीज इज कॉल्ड पेरीडोंटल डिजीज। पेरीडोंटल डिजीज के अंदर आप कैसे याद रखोगे, पेरीडोंटल डिजीज का की पॉइंट क्या है कि इसके अंदर जो है वो कौन सी वाली लेयर जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है, इन्फ्लामेशन किसमें हो जाता है, इसमें पेरी डेंटल लेयर में जो है वो क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और वो उसकी वजह से फिर हमारा दांत जो है वो लूज होकर गिर जाता है। तो ये तो हो गई पेरीडेंटल डोंटल डिजीज। पेरीडोंटल डिजीज के बाद है डेंटल केरीज। डेंटल केरीज एक आम प्रॉब्लम होता है, और ये जो डेंटल केरीज है इसको हम आम जुबान में कहते हैं दांतों में कीड़ा लगना। इसको हम क्या कहते हैं, दांतों के अंदर कीड़ा लगना। अब आप देखें इधर हमारे सलाइवा सलाइवा में जो बैक्टीरिया होते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे सलाइवा में ये बैक्टीरिया। अब आपने क्या किया, मीठा खाया, आपने चॉकलेट खाई, आपने मिठाई खाई, और चॉकलेट और मिठाई की जो शुगर है, ये देखो शुगर आपके यहाँ पर लगी रह गई, आपने ब्रश नहीं किया रात को, और ये शुगर आपके जो है वो दांत के एनामल पर लगी रह गई। अब ये बैक्टीरिया जो आपके सलाइवा में मौजूद हैं, अब ये बैक्टीरिया आएंगे और आकर क्या करेंगे, आपकी जो शुगर है, इस शुगर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इस शुगर को कन्वर्ट कर देंगे एसिड में। शुगर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। और फिर वो एसिड क्या करेगा, वो एसिड जो है वो आपके दांत की जो ऊपर वाली एनामल की जो लेयर है इसको गलाना शुरू कर देगा। ये ऐसे दांत की जो ऊपर वाली लेयर है उसको क्या करना शुरू कर देगा, उसको डिसॉल्व करना शुरू कर देगा। तभी तो दांत के अंदर कैविटी बन जाती है, दांतों में ऐसी कैविटी बनती है ना, थोड़ा सा जो इसको हम कहते हैं दांत यहाँ ब्लैक ब्लैक सा भी होता है, हम कहते हैं दांत के अंदर क्या लग गया, ये कीड़ा लग गया, ब्राउन ब्राउन सा ऐसा कुछ हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये क्या लग गया, ये कीड़ा लग गया। असल में वो कीड़ा नहीं होता, वो क्या होता है, वो बेसिकली जो है वो एसिड होता है, जो दांत को आपके क्या कर रहा होता है, गला रहा होता है। और एसिड बनता कैसे है, एसिड बनने का मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपके दांत के पे जो आप शुगरी मटेरियल खाते हो, जो मीठा खाते हो, उस मीठे की जो शुगर होती है, बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस मीठे की शुगर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में। और वो एसिड क्या करता है, आपके दांत के इस एनामल को यानी अपर वाली लेयर को डिसॉल्व करना, यानी उसको गलाना, आहिस्ता आहिस्ता उसको एनामल को डिसॉल्व डिसॉल्व स्लोली। जिस डेंटल कैरीज में क्या होता है, डेंटल कैरीज के अंदर बेसिकली जो आपका एनामल है डिसॉल्व स्लोली, स्लोली डिसॉल्व होता है, और ऐसी कैविटी जो है वो बन जाती है। व्हेन द डेंटाइन एंड पल्प ऑफ द टूथ आर अटैक्ड, यानी यहाँ तक जब ये कैविटी बनती है ना, तो आपको दर्द नहीं होता, लेकिन जब ये कैविटी जो होती है ये बनते बनते आपके कहाँ तक चली जाती है, डेंटाइन तक चली जाती है, और डेंटाइन के बाद ये आपके पल्प तक पहुंचती है, क्योंकि पल्प के अंदर सेंसेशन होती है, ब्लड की वेसल्स भी होती हैं। जब यहाँ तक पहुंचती है ना, फिर आपको दर्द जो है वो महसूस होना शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता पूरे दांत में अंदर तक चली जाती है। जब ये रूट तक
इन्फेक्शन फैल जाता है तभी तो फिर आपकी रूट कैनाल होती है, वो पूरा एक तरीका होता है। अगर ये सिर्फ यहाँ तक भी होगी ना, यहाँ तक अगर ये केट बन गई, तो सिर्फ यहाँ पर डॉक्टर क्या करता है, डेंटिस्ट फिलिंग कर देता है यहाँ पर। इसको सफाई करके डेंटिस्ट ने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर इसकी जो है वो फिलिंग कर देनी है। यहाँ पर किसी भी मटेरियल से इसकी फिलिंग कर देगा। लेकिन अगर ये अंदर तक चला गया फिर फिलिंग से काम नहीं होगा, फिर आपको पूरी एक रूट कैनाल का पूरे के पूरे प्रोसीजर से जो है वो गुजरना पड़ता है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपका दूसरा वाला प्रॉब्लम हो गया जिसको मैंने आपको बताया, डेंटल कैरीज। और बहुत सिंपल सी बात है जो मैंने आपको समझा दी है कि डेंटल कैरीज बेसिकली डिसोलेशन ऑफ द एनामल ऑफ टीथ। टीथ के एनामल के डिसॉल्व होने को हम डेंटल कैरीज कहते हैं। और वो डिसॉल्व क्यों होता है, एक एसिड की वजह से होता है। हमारे माउथ में ये एसिड आ कहाँ से जाता है, ये हमारे माउथ में एसिड जो है वो शुगरी मटेरियल को हमारे माउथ के बैक्टीरिया एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तभी कहते हैं कि किस मीठा खाने के बाद ब्रश कर लेना चाहिए, सही है ना, ताकि आपका दांत जो है वो एनामल या डेंटल कैरीज से जो है वो बच जाए। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो लोग अपने दांत को साफ नहीं करते और ऐसे लोग जो पान वगैरह खाते हैं, तो उनके स्लाइवी मटेरियल के अंदर कुछ केमिकल्स भी होते हैं। दांत खाते हैं ना, उसको सॉरी, जो पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उसमें मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं। और वो क्या होता है, सर्टेन केमिकल्स इन सलाइवा व्हिच बिकेम हार्डन एंड कैल्सिफाइड। वो प्लाक के अंदर जब वो कुछ मटेरियल जो है वो केमिकल सलाइवा के होते हैं, वो जब आपके दांत के ऊपर जमा हो जाते हैं एनामल पे, तो वो क्या हो जाते हैं, वो बहुत हार्ड हार्ड और कैल्सिफाइड हो जाते हैं, यानी ऐसे हार्ड और कैल्सिफाई होके आपके दांत के ऊपर ऐसे जमा होना शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे एक लेयर। अक्सर दांतों को देखो ना, उनके दांतों पे ऐसे धब्बे पड़े होते हैं। ये जो होते हैं ना गुटखा खाने वाले, छालिया खाने वाले लोग, ऐसे दांतों के ऊपर धब्बे पड़े होते हैं। उसमें क्या होता है, असल में वो पान के अंदर जो होती है, क्या कहते हैं, कैल्शियम या इस तरह के जो केमिकल्स होते हैं, वो एक परमानेंट लेयर बना लेते हैं आपके एनामल के ऊपर। और ये परमानेंट जो लेयर होती है वो क्या होती है, वो आपके फिर ब्रश करने से भी नहीं हटती। और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैलकुलस। तो कहता है प्लाक आल्सो कंबाइन विद सर्टेन केमिकल्स, यानी जो प्लाक होता है वो किसके साथ कंबाइन होता है, कुछ केमिकल के साथ कंबाइन हो जाता है इन द सलाइवा। और सलाइवा में जो केमिकल होते हैं विच बिकेम हार्डन, और वो क्या हो जाता है, फिर वो हार्ड हो जाता है प्लाक, यानी अब ब्रश से नहीं हटेगा, वो हार्ड हो गया, कैल्सिफाई हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैलकुलस, विच कैन नॉट बी रिमूव बाय ब्रशिंग, और वो ब्रश से भी रिमूव नहीं होता। अच्छा, बाज लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हम तो ब्रश भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हमारा तो दांत पीला ही होता है, दांत पीला रहता है, ब्रश करते हैं और कोई ऐसी चीज भी नहीं खाते, फिर भी दांत पी। तो उनके साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि उनका जो एनामल होता है, उनके एनामल का जो नेचुरल कलर होता है वो येलो होता है। यानी नेचुरली उनके एनामल का कलर ही क्या होता है, एनामल का कलर ही येलो होता है। तो वो कितना ब्रश कर लें लेकिन उनका कलर जो है वो येलो रहेगा। वो उसकी प्लाक की वजह से नहीं होता, नॉर्मली उनका येलो कलर होता है। अच्छा, इसके अलावा कि जो ये अब नॉर्मली क्या होता है, जो डेंटल कैरीज जो होती है वो डेंटल कैरीज की वजह क्या होती है, एक तो डेंटल कैरीज की मैंने आपको वजह क्या बताई, आप मीठा खाते हो तो डेंटल कैरीज हो जाती है, या प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू शुगरी फूड स्टफ आप बहुत ज्यादा खाओगे तो हो जाएगा। डिस्टरबेंस ऑफ द सलाइवा कंपोजिशन, आपकी सलाइवा की कंपोजिशन चेंज हो जाए, बहुत एसिडिक हो जाए, बेसिकली इतना एसिडिक नहीं होता, बहुत ज्यादा एसिडिक होगा तो भी आपके दांत को वो गलाएगा। लेक ऑफ ओरल हाइजीन आपकी सही नहीं है, मतलब आप दांतों को सही तरह से साफ नहीं करते। लो लेवल ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, हमारे दांतों को मजबूत बनाने में फ्लोराइड भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे पानी में फ्लोराइड अच्छा नहीं है, ज्यादा नहीं है, तो भी हमारे दांत जो है वो उनमें प्रॉब्लम हो सकता है। और डेंटल कैरीज को तो अगर आप प्रिवेंट करना चाहें तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आप इसको एडिंग फ्लोराइड अपने ड्रिंकिंग वाटर में, अपने टूथपेस्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर फ्लोराइड हो तो वो भी जो है वो कैविटीज बनने को रोकता है। और इसके अलावा बाय टेकिंग फ्लोराइड टेबलेट, और जिनको बहुत ज्यादा डेंटल कैरीज का अगर प्रॉब्लम है तो वो फ्लोराइड टेबलेट भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो देखें माउथ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो हमने माउथ में किसके बारे में पढ़ लिया कि हमारी जो बक्कल कैविटी थी उसमें टीथ हैं, टीथ के हवाले से मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर कोई क्वेश्चन हो तो करें, फिर मैं आगे अपने मुंह में जो जो चीजें हैं उनके बारे में पढ़ा रहा हूँ। ये टीथ के बारे में मैंने पढ़ लिया, हमारी बक्कल कैविटी में जो टीथ होते हैं, टीथ के अंदर जो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डेंटल फार्मूला याद रखना है, आपको जो डेंटल डिजीजेज आपकी बुक में दी हुई हैं ये याद रख लेनी है, प्लाक को याद रख लेना है कि प्लाक होता क्या है। चलें आगे दूसरा, अब चलते हैं हमारी जुबान में एक और चीज, सॉरी हमारे मुंह में एक और चीज होती है दांत के बाद, जुबान।
चलो अब जुबान के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये जुबान क्या करती है। असल में सारा काम ही जुबान का होता है। चलें फिर मैं थोड़ा सा मुंह खोलकर जुबान बना देता हूँ। चलिए ये माउथ जो है वो खुला हुआ है और ये हमारी है जुबान। चलें नीचे वाला माउथ, ये मैंने बनाई है टंग। टंग अब बेसिकली क्या है? टंग है एक मस्कुलर फ्लैशी स्ट्रक्चर। क्या है ये? मस्कुलर फ्लैशी, गोश्त का एक लोथड़ा होता है ना, जैसे मस्कुलर फ्लैशी स्ट्रक्चर। अब जुबान जो है वो हमारी मस्कुलर है। अच्छा, मसल्स की बनी हुई है इसका मतलब। और आपको पता है कि तीन तरह के मसल्स होते हैं ना, स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल। अब जुबान बताओ कौन सा मसल है ये? स्केलेटल मसल है, स्मूथ मसल है या कार्डियक मसल है? स्मूथ मसल। देखो भाई, स्मूथ मसल, स्मूथ। स्मूथ मसल अगर है, अभी सुनो, स्मूथ मसल अगर है ये, तो आपको पता है स्मूथ मसल इनवॉलेंट्री होते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते। आप तो अपनी मर्जी के मुताबिक जुबान चलाते हो ना, तो इसका मतलब ये इनवॉलेंट्री तो नहीं होगा। इनवॉलेंट्री होता आप अपनी मर्जी के मुताबिक जुबान चला ही नहीं सकते थे। फिर तो आपको ऊपर से ब्रेन से कोई ऑटोनॉमिक कोई आता तो फिर जुबान चलती, वरना जुबान चलती नहीं। स्केलेटल है, आप कहोगे स्केलेटल मसल है तो हड्डी के साथ कहाँ अटैच होता है? ये तो हड्डी के साथ अटैच ही नहीं होता। इसके पीछे की तरफ एक बोन लगी होती है, हायोइड बोन होती है, यहाँ पर कहीं पीछे एक लगी होती है एक हड्डी, हायोइड बोन। तो इस बोन के साथ ये अटैच होता है, तो ये स्केलेटल मसल है। सही है ना? जुबान हमारा कौन सा मसल है? ये स्केलेटल मसल है। और हमारी ओरल कैविटी के फ्लोर पर होता है, फ्लोर बनाता है हमारी ओरल कैविटी के। अच्छा, जुबान के ऊपर क्या होते हैं? जुबान के ऊपर होते हैं टेस्ट बड्स। क्या होते हैं? ये होते हैं टेस्ट बड्स। टेस्ट बड्स का काम क्या होता है? आपको जायके की शिनाख्त में, आपको खानों का जो टेस्ट पता लगता है ना, ये मीठा है, ये तर्श है, ये थोड़ा सा सॉल्टी है, एक तो टेस्ट बड्स होते हैं। टेस्ट बड्स के अलावा जो है वो टंग पेपिले भी होते हैं। अच्छा, पेपिले देखो क्या होते हैं? ऐसे उभार होते हैं, यूं ऐसे ऐसे छोटे छोटे से उभार निकले हुए होते हैं जुबान पे। जुबान को जरा गौर से देखोगे ना, जुबान बिल्कुल प्लेन नहीं होती, शीशे की तरह ऐसे प्लेन नहीं होती। जुबान के ऊपर ऐसे पेपिलाए मौजूद होते हैं, ऐसे ऐसे। उसकी अगर देखोगे ना, जानवर जो कटता है उसकी तो आपने जुबान देखी होगी, उस पर अच्छे खासे पेपिलाए होते हैं ऐसे। अब टेस्ट बड्स का काम तो ये हो गया कि टेस्ट बड्स तो आपको जायके की टेस्ट पका। पेपिलाए का काम क्या होता है? असल में जब आप फूड को च्यू कर रहे हो तो ये फ्रिक्शन पैदा करते हैं, है ना? ऐसे अगर आपको दांत में जुबान जो है वो आपके फूड को मेस्टिकेट कर रहे होते हैं जब दांत, तो ये जुबान जो है वो क्या करती है? ये बेसिकली जो है वो मेस्टिकेशन में जो है वो फ्रिक्शन जो है वो, फ्रिक्शन के लिए जो है वो होता है, ये पेपिलाए मौजूद होते हैं। थोड़ी सी रगड़ उसमें लगती है। तो वरना अगर आपकी जुबान बिल्कुल प्लेन होती तो आप खुद एक मिनट के लिए इमेजिन करो अपने फूड को ले रहे होते तो फूड कैसा स्लिपरी आपकी जुबान पे से हो रहा होता। तो इस वजह से पेपिलाए होते हैं फ्रिक्शन के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो है वो पोस्टीरियरली अगर देखो पीछे से, इट इज अटैच पोस्टीरियरली बट फ्री एंटीरियरली। यानी दांत को, जुबान को अगर मैं ऐसे बनाऊं, यूं, ये लो इसका साइड व्यू बना रहा हूँ, ये आपकी जुबान है। पोस्टीरियरली यानी पीछे की तरफ से ये अटैच होती है नीचे ऐसे, यहाँ से हाइड बोन होती है, नीचे से ही अटैच है। और आगे से फ्री होती है, एंटीरियर साइड से देखो यहाँ से फ्री है, और यहाँ से क्या है? ये पीछे वाली साइड से क्या है? अटैच है। तो आपकी जुबान एक तरफ से फ्री होती है और एक तरफ से क्या होती है? ये अटैच होती है। इसके अलावा जो है इसका फंक्शन क्या होता है? ये स्पून का काम करती है। फंक्शन इसका क्या है? ये स्पून का काम करती है। जब आप खाने को दांत आपके मेस्टिकेट करते हैं, चबाते हैं, तो उसको मिक्स करने का सलाइवा के साथ, कभी खा रहे होते हो तो फूड आपका सलाइवा सलाइवा के साथ मिक्स हो रहा होता है, सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम जो है वो कौन करती है? ये जो है वो करती है टंग। टंग का एक फंक्शन क्या हो गया? टंग का एक फंक्शन तो हो गया ये स्पून के तौर पे काम करती है, मतलब सलाइवा और फूड को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर देती है। और इसके अलावा जो है वो ये किस चीज में हेल्प करती है? आफ्टरवर्ड स्वॉलिंग, खाने को निगलने में भी हेल्प करती है। जब खाने को अंदर की तरफ लेके जाते हो ना, तो जुबान थोड़ी सी इसमें हेल्प करती है। इसके अलावा सकिंग एंड एंड टेस्टिंग द फूड, फूड को टेस्ट करने में भी हेल्प करती है, इसमें टेस्ट बड लगे हुए होते हैं। और जब आप पानी पी रहे होते हो ना, पानी को जब आप सक करते हो, पानी पीते हो, तो आप देखोगे जब पानी आप पी रहे हो तो आपकी जुबान ऐसे थोड़ी सी मुड़ जाती है, ऐसे ऐसे थोड़ी सी मुड़ जाती है जब आप पानी को सक करते हो। तो इस वजह से ये सकिंग वाटर को जो है या किसी लिक्विड की सकिंग में भी क्या करती है? हेल्प करती है। तो ये क्या होगा? ये फंक्शन हो गए किसके? टंग के। फंक्शन याद कर लीजिएगा टंग के।
इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट तो चीज यही है कि आपको टंग के तमाम फंक्शन पता होने चाहिए, और टंग पर जो दो चीजें होती हैं, एक पेपिलाए और एक टेस्ट बर्ड्स, ये भी पता होना चाहिए टंग पर। अब आ जाते हैं एक दूसरी चीज की तरफ। हमारे माउथ में होता है सलाइवा। हमारे माउथ में क्या होता है? सलाइवा होता है। और सलाइवा कहाँ से आता है? सलाइवा आता है सलाइवरी ग्लैंड से। अब हम थोड़ा सा सलाइवा और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। सलाइवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी के अंदर नहीं होते। बक्कल कैविटी में तो जब ये सलाइवा सिक्रीट करते हैं तो सलाइवा सिक्रीट होकर बक्कल कैविटी में आता है। तो फिर सलाइवरी ग्लैंड कहाँ होते हैं? चलो मैं एक ही तस्वीर बना देता हूँ। ये लो, ये तस्वीर बन गई। अब इसमें जो ये आपका इधर ये जो आपका कान होता है ना, ये तो आपकी ओरल कैविटी है। चलो सही, ये आपका मैक्सिला है। ओरल कैविटी में दांत हो गया, ये मैक्सिला हो गया। नीचे वाला जो जबड़ा हो गया वो मैंडिबल हो गया। अब इस जगह पर जो है ना, जहाँ पर आपका दांत होता है, ये जो पिन है जहाँ कान है, इस तरफ एक ग्लैंड का पेड़ लगा हुआ होता है। एक सलेवरी ग्लैंड का पेड़ लगा होता है इस तरफ, ये इस जगह पर, कान के नीचे। इस सलेवरी ग्लैंड को हम क्या सलेवरी ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पैरेटिड ग्लैंड। इसको क्या कहेंगे? इसको पैरोटिड ग्लैंड ये कहते हैं। पैरोट से याद रखिएगा, पैरोटिड ग्लैंड, या पिना के साथ जो है इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं? पैरोटिड ग्लैंड। अब पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ है? लाइंग एट द बेस ऑफ पिना। ये जो आपके कान ऊपर के कान का जो लोब होता है ना, इसको कहते हैं पिना। पिना की कहाँ पर होता है? इस पिना की बेस में जो है वो क्या मौजूद होता है? पैरोटिड ग्लैंड मौजूद होता है। पैर की शक्ल में होता है। अगर एक इधर है तो एक दूसरी साइड पर होगा, एक इधर है तो एक लेफ्ट, ये अगर राइट साइड है तो एक लेफ्ट साइड पर होगा, तो ये भी पैर की शक्ल में होता है। तो एक तो जो है वो आपका सैलिवरी ग्लैंड ये हो गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पैरोटिड ग्लैंड। कहाँ होता है? पिना की बेस में। फिर एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, एट द बेस ऑफ टंग। ये देखें, ये जो हमारी टंग है ना, जुबान, ये मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारी ये जुबान है, ये जुबान, जुबान की जो बेस होती है नीचे, यहाँ पर भी एक जो है वो ये सैलिवरी ग्लैंड मौजूद होता है जुबान की बेस में। और इसकी एक डक निकल के कहाँ जा रही होती है? और डक भी वो माउथ में बक्कल कैविटी में खुल रही होती है, जहाँ से सलाइवा सीक्रेट होता है। तो ये जो हमारी जुबान के नीचे जो होता है सलाइवरी ग्लैंड, इसको क्या कहते हैं? सबलिंगुअल। लिंग्विस्टिक से आपको याद रहेगा जुबान, जुबान के नीचे, सब मतलब नीचे की तरफ। और एक और होता है, इसके नीचे भी एक होता है ग्लैंड, यहाँ भी होता है, इसको कहते हैं सब मैंडिबुलर। यानी ये मैंडिबल के नीचे होता है तो इसको क्या कहेंगे? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये तीन टाइप के मैंने आपको बताया कि ये पैरेटिड जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं हमारे कहाँ होते हैं? हमारे जो है ये हमारे पास जो है वो ये सलाइवा सीक्रेट करते हैं किसके अंदर? हमारी बक्कल कैविटी में। असल में ये हमारी बक्कल कैविटी के अंदर नहीं होते, उसके साथ लगे हुए हैं आगे पीछे करके, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमारी बक्कल कैविटी में। अब आप देखो थोड़ा सा ना, एक होता है आपका ये जो सबलिंगुअल ग्लैंड होता है ना, इसकी डग जो होती है वो जुबान के नीचे की तरफ आ रही होती है। जुबान के नीचे ये सलाइवा सीक्रेट कर रहा होता है। थोड़ा सा अपनी जुबान की बेस की तरफ यूं करके जुबान लगाओ ना, ऐसे मोड़ के जुबान बिल्कुल बेस में लगाओ, तो आप देखोगे यहाँ से आपको ना सॉफ्ट सा सलाइवा सीक्रेट होता हुआ फील होगा कि यहाँ से कुछ चीज सीक्रेट हो रही है। ऐसे यहाँ पर ऐसे मुंह की तरफ यूं थोड़ा सा करके देखो ना, ऐसे जुबान को बिल्कुल अपनी जुबान की जो बिल्कुल बेस पे अपनी जुबान को टच करो, सॉफ्ट सॉफ्ट सा वहां कुछ फील हो रहा होगा। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर सबलिंगुअल ग्लैंड होता है जो क्या सिक्रीट कर रहा होता है, वहां से एक डक्ट आ रही होती है, वो सलाइवा सिक्रीट कर रही होती है। फिर थोड़ा सा अपना जो इंसीजर है, जो आपके इंसीजर है, उसकी उसके थोड़ा सा नीचे जाकर इंसीजर के नीचे टच करो थोड़ा सा, तो वहां पर सब मेंडुलर ग्लैंड की डग खुल रही होती है, और वहां से भी सलाइवा क्या हो रहा होता है? सीक्रेट हो रहा होता है। तो चलें, सलाइवरी ग्लैंड की लोकेशन बता दी, और कितने टाइप्स कितने होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। जो है वो एक पैरोटिड है, एक सबलिंगुअल है, और एक सर्विकल ग्लैंड है। अच्छा, इसके अलावा इनका काम क्या होता है? इनका काम क्या होता है कि ये क्या सीक्रेट करते हैं? ये तीनों ग्लैंड का काम एक ही है कि ये सलाइवा सीक्रेट करते हैं। ये क्या सीक्रेट करते हैं? सलाइवा आपका, जिसको हम थूक कहते हैं, वो सीक्रेट करते हैं। है कंपोजिशन इसकी अब सलाइवा की क्या है कि सलाइवा जो है वो किस चीज का बना हुआ होता है? 95% इसमें क्या होता है? वाटर होता है।
और वाटर के साथ क्या होता है, म्यूकस भी होता है, थोड़ा जेली लाइक क्या होता है, म्यूकस होता है। अब वाटर और म्यूकस का काम क्या होता है, ये करते हैं सॉफ्टन द फूड, ये फूड को सॉफ्ट करने का काम करते हैं। अगर फूड सॉफ्ट नहीं होगा तो आपको निगलने में उसको बड़ा प्रॉब्लम होगा। और जब फूड वाटर के साथ मिल जाता है तभी तो उसको आपको टेस्ट पता लगता है। जब तक फूड वाटर के साथ लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, आपको उसका टेस्ट कब पता लगता है? ऐसे कोई सॉलिड फूड को ना कभी भी अपनी जुबान के ऊपर रखो तो उसका टेस्ट ही पता नहीं लगेगा। जब तक वो थोड़ा आपका लिक्विड के साथ सॉफ्ट ना हो जाए और लिक्विड के साथ ना मिल जाए, तब तक टेस्ट बड्स उसका टेस्ट जो है वो पहचान नहीं पाते। अच्छा, उसके साथ जो है वो इसके अलावा इसमें क्या-क्या होते हैं, इसमें एंजाइम्स भी होते हैं, जैसे एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है? एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। किसमें तोड़ देता है स्टार्च को? माल्टोज में तोड़ देता है। जैसे आप रोटी या चावल खाते हो ना, तो उसके अंदर क्या होती है? उसके अंदर ऐसे चेन होती है, किसकी? ग्लूकोज की। और ये ग्लूकोज की जो लॉन्ग चेन है, इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं स्टार्च। अब क्या करता है ये जो एमाइलेज एंजाइम होता है, ये इस स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। ऐसे बीच-बीच में से ब्रेक डाउन कर दिया है, ऐसे ऐसे ब्रेक डाउन कर देता है ऐसे। और ब्रेक डाउन कर कर इसको जो है वो किसमें कन्वर्ट कर देता है? इसको कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया, मतलब देखो इसमें दो दो ग्लूकोज के जो यूनिट्स हैं, तो ये क्या बन गया? ये माल्टोज बन गए। जब बहुत लॉन्ग चेन थी तो वो स्टार्च था। तो एमाइलेज करता है, वो स्टार्च की डाइजेशन करता है। वो मुकम्मल तौर पे डाइजेशन नहीं हुई, मुकम्मल तौर पे डाइजेशन तो उस वक्त होगी जब ये ग्लूकोज की बॉन्डिंग भी टूट जाएगी। जब हर बॉन्डिंग टूट जाए, ये बीच में से बॉन्डिंग टूटेगी तब होगी। अभी सिर्फ स्टार्च किसमें कन्वर्ट हुआ है? माल्टोज में कन्वर्ट हुआ है। अच्छा, स्टार्च का तो कोई टेस्ट नहीं होता। कभी देखना कि आप ना रोटी खाते हो ना, रोटी को बहुत देर तक चबाते रहना, फिर अपने मुंह के अंदर उसको देखना, तो आपको रोटी का जायका ना थोड़ा मीठा लगेगा। शुरू में नहीं लगेगी रोटी मीठी, लेकिन उसको चबाते हम तो जल्दी से निकल के खा जाते हैं ना, तो उसको चावल को या आप उसको चबाते रहो, तो फिर थोड़ी देर के बाद वो आपको मीठी फ़ील होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ये होगी कि आपका जो सलाइवा में एमाइलेज था, उसने स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर दिया? माल्टोज़ में। और माल्टोज़ का टेस्ट तो स्वीट होता है ना, तो फिर आपको उसका टेस्ट पता लगेगा। कभी एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ होती है इसमें जो है वो, एक और एंजाइम होता है जिसको कहते हैं लाइसोज़ाइम। एक एंजाइम भी होता है जिसको कहते हैं लाइसोजाइम। अच्छा, लाइसोजाइम एंजाइम जो है होता है बेसिकली, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक बैक्टीरिया। डिस्ट्रॉय पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अब क्या होता है कि हमारा जो फूड होता है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया भी तो आ सकते हैं, कोई पैथोजन भी तो आ सकते हैं। इसका मतलब हमारा डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी एक तरीके से ये हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ये लाइसोजाइम क्या है? ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। हमारे सलाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, लेकिन याद रखिएगा लाइसोजाइम एंजाइम सिर्फ हमारे सलाइवा में नहीं होता, हमारे टेयर्स के अंदर भी होता है। हमारे जो आंखों के अंदर जो टेयर्स होते हैं उनके अंदर भी लाइसोजाइम एंजाइम होता है। क्योंकि हमारी आंखों की तरफ से भी बैक्टीरिया दाखिल हो सकते हैं हमारी बॉडी में, तो वहाँ लाइसोजाइम बैठा हुआ है इन बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हमारी नेजल कैविटी से भी दाखिल हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी ये बेटा एंजाइम मौजूद है। तो इस एंजाइम का काम क्या होता है? ये बैक्टीरिया को जो है वो, या पैथोजन को जो है वो क्या कर रहा है? ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो यहाँ अभी तक मैंने आपको जो बता दिया वो मैंने आपको बता दिया, टंग के बारे में बता दिया, टंग के फंक्शन बता दिए, सलाइवरी ग्लैंड्स बता दिए, कौन-कौन से सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, कहाँ-कहाँ जो है ये सलाइवरी ग्लैंड हमारी पाए जाते हैं और क्या-क्या इनको नाम दिए जाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा सीक्रेट होता है उसकी कंपोज़िशन क्या होती है, और उसके सलाइवा की जो कंपोज़िशन में कौन-सा पार्ट जो है वो उसका काम क्या है, वाटर और म्यूकस का काम क्या है, एमाइलेज का काम क्या है और लाइसोजाइम का काम क्या है, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। और ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, इनके जो फंक्शन है ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम आगे की तरफ। ये भाई ओरल कैविटी हो गई। ओरल कैविटी आगे चलकर किसमें खुलती है? ओरल कैविटी आगे चलकर खुलती है किसमें? फेरेंक्स के अंदर। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ पर ये इसको ऐसे थोड़ा सा बना देता हूँ। ये आपका ओरल कैविटी, और इसी के साथ चल रही है नेजल कैविटी। मैं क्योंकि इनका आपस में थोड़ा एक, जब आप स्वालन करते हैं, जब आप फूड को निगलते हैं अंदर की तरफ, तो फिर थोड़ा सा इसका आपस में एक क्या कहना चाहिए कि एक अटैचमेंट होता है, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पर इन दोनों को साथ बना रहा हूँ। चलें, आपकी बुक के अंदर जो पॉइंट लिखे हैं मैं उसी तरीके से आपको समझा देता हूँ। फेरेंक्स के बारे में कह रहा है, इट इज द पोस्टीरियर नैरो पार्ट ऑफ ओरल कैविटी। ये जो आपकी ओरल कैविटी है, देखें यहाँ से फैली हुई है, लेकिन पीछे जाकर ये थोड़ी नैरो हो गई है।
अब ये जो ओरल कैविटी का जो थोड़ा नैरो पार्ट है, इस नैरो पार्ट को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं फेरेंक्स। तो फेरेंक्स क्या है, पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ का जो नैरो पार्ट है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं फेरेंक्स, विच कंटेन द ओपनिंग ऑफ द एसोफेगस एंड ग्लोटिस। यानी इसके अंदर अगर आप देखें, ये जो फेरेंक्स है, फेरेंक्स के साथ जो है वो एसोफेगस की ओपनिंग भी है यहाँ पर, जहाँ से आपका फूड जाएगा, और उसके साथ यहाँ पर किसकी ओपनिंग है, यहाँ पर जो है वो ग्लोटिस की भी ओपनिंग है। ग्लोटिस आप किसको कहते हो, ग्लोटिस यानी हमारा जो ट्रेकिया है, हमारा जो ट्रेकिया है मतलब जो सांस की नाली है, उसकी जो ओपनिंग है उसको क्या कहते हैं, उसको ग्लोटिस कहते हैं। यहाँ पर जो सांस की नाली की जो ओपनिंग है उसको क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं। तो आप देखें ये ग्लोटिस की ओपनिंग है, ये वाली जो सांस की नाली की ओपनिंग है जिसको हम क्या कह रहे हैं, ग्लोटिस। और यहाँ पर जो है ये एसोफेगस की ओपनिंग है, एसोफेगस की ओपनिंग। अब ये मतलब जो फेरेंक्स है आपका, इसके इसके एतराफ में दो ओपनिंग आ रही हैं, एक तरफ जो है वो सांस की नाली भी है, और दूसरी तरफ आपकी फूड की जो है वो फूड पाइप की ओपनिंग भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, उसके बाद कहता है in addition to the opening of internal nostril and eustachian tube, यानी ये इसके अंदर जो है यहाँ पर जो है वो सिर्फ क्या कहना चाहिए कि सिर्फ इन दो ही, ये दो ही ओपनिंग यहाँ पर नहीं हो रही होती हैं। अगर आप अपने ग्लोटस को देखोगे तो यहाँ पर जो है वो किसकी ओपनिंग आ रही होती है, इसके अंदर जो है वो आपकी नेजल कैविटी की ओपनिंग भी यहीं पर आ रही है। ये देखो, ये ना, ये नेजल कैविटी है। तो नेजल कैविटी की भी ओपनिंग यहाँ पर मौजूद है आपके किसके अंदर, आपके ये फेरेंक्स के अंदर। और उसके अलावा एक यूस्टिचियन ट्यूब किसको कहते हैं, जो आपके कान के पास से एक ट्यूब आ रही होती है, तो उसकी भी ओपनिंग यहाँ पर मौजूद होती है। मतलब ये देखो फेरेंक्स कैसी, एक फेरेंक्स के अंदर जैसे एक वो होता है ना, क्या कहते हैं, चोक, क्या कहते हैं उसको, जब एक जहाँ से 3-4 रोड निकल रहे होते हैं, होता है ना 3-4 रोड निकल, चौरंगी कहते हैं उसको, पता नहीं क्या, 3-4 रोड निकल रहे होते हैं। तो फेरेंक्स भी एक तरीके से एक चौरंगी है, देखो ऐसे। इसमें से तो भाई क्या कहते हैं, नेजल कैविटी की ओपनिंग भी इसमें आ रही है, और आपका जो माउथ, जो क्या कहते हैं, ओरल कैविटी की भी ओपनिंग इसमें खुल रही है। तो इसके अलावा जो है कान से जो है वो यूस्ट्रिशियन ट्यूब की भी ओपनिंग इसमें आ रही है। 3 ओपनिंग तो इसमें खुल रही हैं, ये तो अंदर आने की तरफ है, यानी 3 जगहों से चीजें इसमें जो है वो आ रही हैं। कान से तो हमारी कोई चीज ऐसी आती नहीं है, लेकिन ये एक ट्यूब है, ये क्यों होती है बाद में बताऊंगा। और जा कहाँ से, खुल कहाँ से रहा होता है, दो चीजों में, एक ट्रेकिया, और ट्रेकिया के साथ एक आपका फूड पाइप, दोनों में ये खुल रहा है। अक्सर आपने देखा होगा, इवन आंख में भी कभी कोई चीज डालते हो ना, आंखों की साइड से भी कुछ एक लेग में मिल रहा होता है यहाँ पर, कि आप आंख के अंदर कोई चीज डालते हो आपके हलक में आ जाता है। या कभी आपने देखा होगा कि आप जो है वो नेजल नेजल जो सिक्रीशन होती है वो भी आपके हलक में आ जाती हैं। और आपने देखो कान में भी कभी कोई ऐसी चीज डालोगे ना, तो कान से भी बाज़ दफा ऐसा होता है कि वो हलक में जो है वो चीज ऐसे हो सकती है। तो मतलब इनकी आपस में इस तरह से आपस में क्या है, कनेक्शन है। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ तक बात समझ आई, आगे चलूं? यस सर। तो अब ये बात तो याद रखोगे ना कि कान, फेरेंक्स के अंदर कौन कौन सी ओपनिंग्स, किस किस की ओपनिंग खुल रही है। फेरेंक्स में ऐसे बता दिया ना, आपका माउथ, ऐसा समझ लो कि ये रास्ता है, एक चौराया है आ गया। अब इस चौराहे के अंदर से जो एक रोड आ रहा है आपके किसकी तरफ से, आपके मुंह की तरफ से एक रोड आ गया, ये रोड आ गया ओरल कैविटी की तरफ से। दूसरा रोड कहाँ से आ गया, दूसरा रोड आ गया कहाँ से, आपकी नेजल कैविटी का रोड आ रहा है। और तीसरा रोड जो है वो कहाँ से आ रहा है, तीसरा रोड आ रहा है आपके कान की तरफ से भी आ रहा है, यूस्ट्रिशियन ट्यूब। और इससे 2 रोड निकल कौन से रहे हैं, एक रोड जो है जा रहा है ट्रेकिया की तरफ, और दूसरा रोड जा रहा है कहाँ की तरफ, दूसरा रोड जा रहा है एसोफेगस की तरफ। ये आने वाले रास्ते और ये जाने वाले रास्ते, आने वाले 3 है याद रखें, जाने वाली जो है वो 2 है। अच्छा, अब प्रॉब्लम जो आता है वो सारा यहाँ पर आता है, जब आपका खाना जो होता है, इधर में इसको, अब आपने जब खाना खाया, ये ऐसे, अब यहाँ से जब खाना खाया, इसकी सॉलिंग जब आप करेंगे यानी खाने को निगलेंगे, तो अब यहाँ पर तो 2 ओपनिंग है, एक ट्रेकिया है, और उसके साथ जो है वो क्या है, यहाँ पर एसोफेगस है। अब फूड को तो कहाँ आना चाहिए, फूड को तो आपका जैसे ये फूड है, ये फूड है,
हमारे माउथ के अंदर जब पार्शियली डाइजेस्ट फूड हो जाता है तो वो किसकी शक्ल में आ जाता है? जब वो पार्शियली डाइजेस्ट होकर राउंड बॉल की शक्ल में आ जाता है तो इसको बोलस कहते हैं। माउथ के अंदर जब फूड मेस्टिकेट हो जाता है, उसकी केमिकल डाइजेशन और थोड़ी बहुत केमिकल होती है, थोड़ी मैकेनिकल डाइजेशन हो जाती है। जब दांत चबाते हैं, फिजिकल ब्रेकडाउन को हम मैकेनिकल डाइजेशन कह रहे हैं और केमिकल ब्रेकडाउन जो है वो केमिकल डाइजेशन कहला रही है। उसके बाद हमारा जो फूड है वो एक लिक्विड बॉल की शक्ल की किसी स्ट्रक्चर जो बन जाती है उसको हम बोलस कहते हैं। अब इस बोलस को आपने निगलना है। अब जब बोलस को निगलोगे तो ये बोलस तो भाई इसमें आपके ट्रेकिया में भी जा सकता है, लेकिन जाना तो इसको आपके एसोफेगस में है। तो जब आप बोलस को निगलते हो तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आपके इस ट्रेकिया के ऊपर एक ग्लोटिस के ऊपर एक लिड लगी होती है जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस। इसको हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। तो जब आप जैसे ही खाना निगलते हो तो ये ग्लोटिस थोड़ा सा ऊपर की तरफ आता है और एपिग्लोटिस इसको क्या कर देती है? बंद कर देती है। एपिग्लोटिस क्या करती है? इसको बंद करती है। और फूड कहाँ चला जाता है? फूड पीछे जो है वो किसमें चला जाता है? फूड पीछे जो है वो एसोफेगस के अंदर चला जाता है, वो इसमें जाता नहीं है। और वक्ती तौर पे जो है ये आपका ट्रेकिया बंद हो जाता है। जिस वक्त आप फूड को स्वॉल कर रहे होते हो तो उस वक्त आप वक्ती तौर पे आपकी सांस उसमें नहीं जा रही होती, उस वक्त आपका ये रेस्पिरेटरी पैसेज वक्ती तौर पर क्या होता है? रुकता है। अब देखो आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, द स्वॉलिंग ऑफ इज इनिशियली अ वॉलंटरी एक्शन। यानी स्वॉलिंग जब शुरू शुरू में होता है तो वॉलंटरी एक्शन होता है, मतलब आपका फूड यहाँ तक आ गया ना, अब ये वॉलंटरी आपकी मर्जी में है। आपका आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको फेंक दो। यहाँ तक खाना अभी तक आया है, अभी पूरा सॉलिंग नहीं हुई है, लेकिन शुरू शुरू में जब यहाँ तक आया है मतलब खाने को आप पीछे तक लेके चले गए हो तो अभी तो ये आपका वॉलंटरी एक्शन है, फेंक भी सकते हो। लेकिन जैसे ही बट आफ्टर सॉलिंग, मतलब जब खाना अंदर चला गया, यहाँ आ गया, इधर चला जाएगा, पेरेंट्स की तरफ आ जाएगा यहाँ, अब क्या होगा? इनवॉलेंट्री हो गया। जब थोड़ा नीचे चला गया अब आप इस खाने को निकाल के नहीं फेंक सकते। वो तो फिर आप ऐसे वोमिटिंग करने की कोशिश करो, लेकिन आप नॉर्मली इसको नहीं बाहर निकाल सकते। द सॉफ्ट पैलेट हेल्प इन सॉलिंग ड्यूरिंग विच एन इलास्टिक कार्टिलेज फ्लैप एपिग्लोटिस। अब ये मुझे थोड़ा सा जो है वो आपको, मैं मीटिंग दोबारा स्टार्ट करता हूँ, एक एनिमेशन आपको दिखाता हूँ, उससे मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आगे वाला पॉइंट, अभी मैं मीटिंग स्टॉप कर रहा हूँ, एक एनिमेशन दोबारा आप ज्वाइन करिएगा, तो फिर जो है वो एक एनिमेशन में आपको इस पे दिखाता हूँ। स्टॉप करने लगा हूँ मैं। सुन लिया आप लोगों ने मेरी बात स्टूडेंट? यस सर। चलें, बस मैं मीटिंग अभी थोड़ी देर के लिए एंड कर रहा हूँ।